मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक्सक्रीशन की एक्टिविटी होती है ह्यूमन बीइंग्स में, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ दे गेट रिड ऑफ द गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो अब फोटोसिंथेसिस में जो गैसियस वेस्ट जनरेट होता है वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही कार्बन रेस्पिरेशन में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है, और ये वेस्ट जो है इससे सेल कैसे निजात पाता है, कैसे इसको रिलीज़ करता है। तो अब डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये जो वेस्ट हैं सेल सरफेस से बाहर ब्लड में चले जाते हैं, एंड फिर ब्लड से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो फिर ब्लड से फिर ये एल्वियोलाई की तरफ यहाँ लंग्स में जाकर के डिफ्यूज़ होते हैं, और फिर वहाँ से एयर के थ्रू नेज़ल पैसेज से बाहर चले जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जनरेट होता है वो बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द नाइट्रोजनस during the respiration basically, and other processes which are carrying on or going on in the cell are basically nitrogenous materials. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कुछ वेस्ट्स हैं, जैसे कि यूरिया है, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और अगर ये यूरिया है इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होता चला जाता है तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है काफ़ी। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। तो हमारी बॉडी में वो प्रोसेस जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, उनको हमारी बॉडी अपने से अलग कर देती है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरीके हैं जिससे कि वो अपना वेस्ट रिमूवल करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंपल डिफ्यूज़न से अपने बॉडी सरफेस के थ्रू आराम से एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ये काम केवल यूनिसेलुलर ही कर सकता है जो अपने बॉडी सरफेस से अपने सारे वेस्ट को रिमूव कर दे, बिकॉज उसका बॉडी सरफेस हमेशा कांटेक्ट में रहता है विद द सराउंडिंग मीडियम। बट हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वी नीड कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू डू द एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस। तो हमें स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत होती है, बिकॉज हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट पार्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी कर लेते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द किडनी। किडनी इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। देर आर टू किडनी, सो वी कैन से वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन द पेल्विस। आप इसको ये कह सकते हैं, प्रेजेंट जस्ट इन द लोअर बैक ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो हमारी जो लोअर बैक होती है उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। और जो किडनी होती हैं दे आर कनेक्टेड विद द आर्टरी एज वेल एज वेन्स। तो ये जो आर्टरी आपको दिखाई दे रही है इसमें, दिस इज़ द लेफ्ट रीनल आर्टरी, दिस वन, ये, एंड वी ऑल्सो सी द लेफ्ट रीनल वेन। सो लेफ्ट रीनल वेन इज ऑल्सो सीन हियर। तो आर्टरी और वेन क्यों आ रही हैं किडनी पर? ये दोनों इसलिए आ रही हैं बिकॉज आर्टरी का काम होता है ब्लड को पहुंचाना टुवर्ड्स द किडनी, और वेन का काम होता है ब्लड को वहाँ से वापस निकाल करके ले जाना, किधर? हार्ट की तरफ। तो आर्टरी कहाँ से ला रही है ब्लड को? फ्रॉम हार्ट, है ना, फ्रॉम हार्ट टू किडनी, एंड फ्रॉम वेन द ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसमें, यस। तो इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है किडनीज हो गई, वेन्स एंड आर्टरीज हो गई। देन वी सी द ऑर्टा। ऑर्टा इज़ द मेन आर्टरी। तो आप देखो इससे आगे चल के फिर ये डिवाइड होगा राइट आर्टरी में और लेफ्ट आर्टरी में। तो लेफ्ट रीनल आर्टरी आपको दिखाई गई है। यहाँ रीनल वर्ड क्यों लिखा है? रीनल का मतलब होता है एसोसिएटेड विद द किडनी। ठीक है ना। अगर आप ये देखें, ये वाला वर्ड देखें कहीं, पल्मोनरी,
पल्मोनरी का मतलब होता है एसोसिएटेड विद द लंग्स, ठीक है ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड। ठीक उसी प्रकार से रीनल का मतलब होता है एसोसिएटेड विद द किडनी। सो ऑर्टा इज द ग्रेट आर्टरी, ओके, वीना केवा इज द ग्रेट वेन। तो ऑर्टा और वीना केवा किसके साथ एसोसिएटेड है? लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट एंड राइट रीनल वेन। तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, दिस इज द यूरिटर दैट वी आर सीइंग हियर, दिस इज द यूरिटर। और देखो कितने यूरिटर हो गए? 2 हो गए। हर एक किडनी से एसोसिएटेड एक एक यूरिटर है। ये यूरिटर क्या करेंगे? ये यूरिटर कैरी करेंगे यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इन द यूरिनरी ब्लैडर द यूरिन इज स्टोर्ड एंड व्हेन वी फील दैट द ब्लैडर इज फुल, एक हमको अर्ज होने लगेगा, हमें इच्छा होने लगेगी यूरिनेशन की, ठीक है ना, एंड देन द यूरिन इज पास्ड आउट बाय द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। We see that the number of urinary bladders is only 1, okay, and urethra is also 1, but ureters are 2, left and right ureter, okay, and kidneys are also 2, left and right kidney. So this is the structure of excretory system in human beings. Now let's study the text material here. Okay. What does it includes? Includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Kidney is located in the abdomen, one on each side of the backbone. तो हमारी जो बैकबोन है पीछे, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे हमको किडनी मिल जाएगी। एंड यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो जो भी किडनी बन रही है वो यूरिथ्रा, जो भी यूरिन बन रहा है फ्रॉम इन द किडनी, वो यूरिथ्रा के थ्रू ही फाइनली बॉडी से बाहर जाएगा। और आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं, यूरिन बनता कैसे है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको बनाने के पीछे पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्यों इसके पीछे ये है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड में है वो फिल्टर हो जाए, यूरिन के अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे कि CO2 को रिमूव किया जाता है ब्लड से, कहाँ पर? लंग्स में। और उसी प्रकार से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जिससे इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। और यूरिया और यूरिक एसिड को ब्लड से निकाल करके यूरिन के अंदर पहुंचाना किसका काम है? किडनी का काम है, ओके। तो किडनी का काम है एक तरीके से फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह बिहेव करना, ताकि हमारा जो ब्लड है उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो रिमूव आउट हो जाए। आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारी जैसे कि हमारे लंग्स में हमें बहुत सारे एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं जो डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हमें किडनीज में नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन है, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर। अब होता यह है कि इन नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है ब्लड के। ज़रा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये रीनल आर्टरी जो है ये क्या कर रही होगी। रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड को लेकर के आ रही होगी नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में वो पार्ट जहाँ पर ब्लड रिसीव होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो देखिए, ये रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आई, यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी गुच्छा है कैपिलरीज का, और फिर ये ब्लड निकल करके यहाँ से चला गया। तो देखिए, ये जो टफ्ट है, गुच्छा है, इसको हम बोलेंगे, जस्ट वेट, ये नेफ्रॉन का इनिशियल स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने। तो ये जो टफ्ट है इसको क्या बोलेंगे, गुच्छे को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एंड ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर ये कैपिलरीज का गुच्छा प्रेजेंट है, ठीक है ना, या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ये लिखा है क्लस्टर वर्ड, ठीक है ना, क्लस्टर। तो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन अ capsule which is called as Bowman capsule, look, okay।
सो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का जो आपको पोजीशन है वो समझ में आ गया होगा. So renal artery is bringing the blood in the Bowman capsule, and inside Bowman capsule there is cluster of capillaries which is known as glomerulus, and here the filtration of blood is going on. यहाँ फिल्टर आउट हो रहा है हमारा ब्लड. इसका मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट फिल्टर हो जाएंगे वो नीचे की तरफ आगे चल के इस ट्यूब के रास्ते नीचे की तरफ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे. ठीक है ना. तो जो भी फ्लड यहाँ से फिल्टर आउट हो रहा है वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया. दोबारा बनाता हूँ. यहाँ से वो फिल्टर हुआ और घूमता घामता घामता ऐसे नीचे और फिर ऊपर और फिर ऐसे ऐसे ये यूरिन बन जाता है यहाँ पर आके फिल्ट्रेट. तो ऐसा रास्ता उसको लेना पड़ता है. अब ये जो फ्लड फिल्टर हो रहा है इस फ्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारे ब्लड को फिल्टर आप कर रहे हो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में, और जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत कुछ है. क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट. क्या क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, पानी है बहुत सारा. इन सब का प्रेजेंस है. मतलब ये जो फ्लड यहाँ से निकल के जा रहा है इस रास्ते से, इसके अंदर बहुत कुछ है. ठीक है. अब उन सब सब्सटेंसेस की क्या बॉडी को ज़रूरत है? क्या इसको फिल्टर होके जाने देना चाहिए? नहीं, फिल्टर होके नहीं जाने देना चाहिए. ग्लूकोज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसको फिल्टर नहीं होने दे सकते. हमारे लिए अमीनो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, और पानी तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इन सब चीज़ों को हम नहीं जाने दे सकते यहाँ से ऐसे फिल्टर हो करके और फिर इस रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ हम नहीं जाने देंगे. तो क्या करेंगे हम इसको रीएब्जॉर्ब करेंगे. क्या करेंगे? रीएब्जॉर्ब. और एक वर्ड लगा हुआ है रीएब्जॉर्ब से पहले, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब. मतलब जिस अमाउंट की जितनी ज़रूरत है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब. तो ये नीचे आपको ट्यूब दिखाई दे रही है. इसके पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं. ये जो पार्ट है गुच्छा जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये पूरा जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है, इनिशियल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, टेढ़ा मेढ़ा जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है बोमेन कैप्सूल के. देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये बोमेन कैप्सूल है सपोज. इसके बाद निकला हुआ ये जो पार्ट है इसको आप क्या कहेंगे? ये. ठीक है ना. उसके बाद आपको ट्यूब ऐसी दिखाई दे रही होगी सिंपल. ये नीचे वाली ट्यूब आपको सिंपल दिखाई दे रही होगी, नीचे आ रही है फिर ऊपर आ रही है. ठीक है ना. तो अब इसको हम कहेंगे, दिस पार्ट इज नोन एज PCT शॉर्ट में. PCT. PCT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो और यहाँ देखना बाद में भी ऐसा ऐसा घुमा घुमा पार्ट है और फिर ये ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल रहा है. तो देखो ध्यान से, PCT का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल का मतलब होता है स्मॉल ट्यूब, ट्यूब से भी छोटा, है ना. तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला, आगे वाला. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और ट्यूब्यूल होती है छोटी ट्यूब. तो मतलब नेफ्रॉन में आगे वाला भाग जिसमें छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं. तो ये ट्यूब का डायमीटर बहुत कम होता है ना, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है. तो दिस पार्ट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से शेड कर देता हूँ. देखिए ये इसके बाद वाला ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये पीछे वाला पार्ट जो है इसको मैं दूसरे कलर से शेड कर रहा हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट, ये पीछे, दिस पार्ट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके. डिस्टल मतलब पीछे वाला, और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब उलझी, टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई ट्यूब. अब ये जो ट्यूब है नीचे, इसको मैं अलग पार्ट से आपको दिखाता हूँ. ये नीचे की ट्यूब जो है यहाँ से इसने एक लूप बना रखा है ऐसे, ये लूप है, इसको बोलेंगे लूप
ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो अब हमें बहुत सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ उन पार्ट्स का आपके साथ। देखिए, सबसे पहला पार्ट है बोमेन कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर हमको मिलेगा ग्लोमेरुलस, उसके बाद फिर आ जाएगा पीसीटी, फिर आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, और फिर आ जाएगा डीसीटी, एंड लास्ट पार्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर फाइनली यूरिन चला जाता है। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अराउंड द लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है ना। इनको बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा आर द ब्लड वेसल्स जस्ट अराउंड द लूप ऑफ हेनले। तो ये जोन जो है इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट है। तो वासा रेक्टा में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। और कहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में होता है, और कहाँ होता है, डीसीटी में होता है, और कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। इन सब जगहों पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, दोबारा से ब्लड में चले जाने चाहिए? कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इस ट्यूब्यूल से निकल के दोबारा ब्लड में जाने चाहिए? वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर। दे हैव टू बी रीएब्जॉर्ब्ड अगेन बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बॉडी कैन नॉट लूज देम। और कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए? वेस्ट, जैसे कि यूरिया। ओके, अब वाटर का कितना रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए? क्या सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाना चाहिए? नहीं, तो फिर ऐसे में तो किडनी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। सो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो कितना पानी रीएब्जॉर्ब होगा दोबारा से हमारी बॉडी की तरफ जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना पानी हमारी बॉडी के पास है और कितना वेस्ट हमको जनरेट करना है, कितना वेस्ट हमको बॉडी से बाहर फेंकना है। क्योंकि वेस्ट को ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, इसको फ्लो कराने का जिम्मेदार कौन है? वाटर है। तो वाटर के अंदर वेस्ट भी डिजॉल्व हैं, तो थोड़ा बहुत पानी तो हमारी यूरिन में होना ही चाहिए, वो जाएगा ही। लेकिन और अगर हम एक्सेस वाटर हम बॉडी से बाहर जाने से रोक सकें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो जो भी यूरिन फॉर्म होगा वो देखिए इस रास्ते से होता हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर कहाँ चला जाएगा? यूरिटर में। और यूरिटर से कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सपेंडेड ब्लैडर जो है हमको साइन देगा कि अब हमको नर्वस सिग्नल देगा, नर्वस कंट्रोल के थ्रू, कि अब हमको यूरिनेट कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और हमारे लिए बहुत सिंपल वे में समझना बहुत ज़रूरी है कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और बहुत सारी यूरिन का हमारा फॉर्मेशन होता है। सपोज दिस इज़ वन नेफ्रॉन, ओके, एक नेफ्रॉन यहाँ भी कनेक्टेड होगा इस साइड, ठीक है ना, एक नेफ्रॉन इधर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होंगे एंड फाइनली वी गेट द यूरिन। नाउ सी द आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। इसके लिए ऐसा करता हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें हम हीमोडायलिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड हो सका तो प्लांट का जो एक्सक्रीशन है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।